Okay guys, so this is the start of the first chapter of AS Physics and we are going to be dealing with units. अब सबसे पहली चीज़ है क्वांटिटीज इन फिजिक्स दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको आप मेजर कर सकते हो, उन सबको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. अब उसमें से सबसे पहले मेरे पास कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. आई वुड वांट यू टू राइट डाउन दीज एग्जांपल्स. उसके बाद हम लोग इस पर फर्दर डिस्कशन करते हैं. पहले लिख लो ताकि फेमिलराइज योरसेल्फ. यू हैव ऑलरेडी डन लेंथ, मास, time, weight, force, velocity and momentum in your O-level course. Yes बेटे आ जाओ. चीज इधर अगर आप इस पे नोटिस करो तो आई हैव मेंशन दिस ओवर हियर कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बी कोटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी यू मस्ट राइट डाउन अ न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर इट एंड ऑल्सो द यूनिट. अभी सीधी सी बात है, मैं आपको कहूं 10, 10 कहो तो बेटे 10 का क्या मतलब है? 10 का तो कोई घंटा कोई मतलब नहीं बनता. सही है. अगर मैं कहूं 10A तो 10A क्या था? हाँ, amperes, exactly 10 amperes. Is that clear? So this is how it is. ठीक है. You will have to write down the units. Although paper 2 के अंदर जो आपका थ्योरी का पेपर होता है उसमें units given होते हैं नीचे, जो आपको उसी में आपको जवाब देना होता है. लेकिन फिर भी it is an excellent habit to practice out the units. Is that clear? अच्छा, अब इसके बाद हम लोग आगे चलें. प्लीज लेट, आर यू गाइज अलाउइंग मी टू मूव फॉरवर्ड? ज़रा इधर देखो. सबसे पहली चीज़ है हमारे पास SI यूनिट्स. आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो अबाउट द SI यूनिट जो आप यूज़ कर रहे होते हो. जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ का SI यूनिट मीटर्स होता है, मास का SI यूनिट किलोग्राम होता है एंड सो ऑन. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये प्लीज़ आप कॉपी कर लो, बहुत अच्छी चीज़ है भाई. these are the, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, these are the 7 base physical quantities on which the entire foundation of the physics is based. मतलब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. इनको मिला जुला कर हम दूसरे यूनिट्स भी बना सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे. ठीक है. इनको रट्टा लगाना, याद करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको इनके नेम, इनके बेस यूनिट्स और इनके सिंबल्स लाजमी मेमोराइज करना है. इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है फिजिकल क्वांटिटीज अदर देन दी बेसिक क्वांटिटीज, जो कि अभी बेस क्वांटिटीज हमने की हैं. इसके अलावा जितने भी हमारे पास क्वांटिटीज आती हैं, जैसे आपके पास है एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गई, वेलोसिटी हो गई, मोमेंटम हो गया, ये सारी चीजें हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में आती है. मतलब डिराइव्ड का मतलब ये है कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में मिलाकर हम लोग और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये मेमोराइज करना जरूरी नहीं है, ये पेपर में इसको डिराइव करेंगे, वो बताऊंगा मैं अभी. इज दैट क्लियर? ये जरूरी नहीं है. जो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज थी उनको रट्टा लगाना लाजमी है, इनको रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है. फिलहाल आप इस टेबल को भी कॉपी करो ताकि फेमिलराइज योरसेल्फ विद एवरीथिंग एंड देन वी विल वर्क इट आउट. अभी हमने ये चीज तो की है, मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूं कि हमारे पास किस तरीके से यूनिट्स बनते हैं इनके डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल हम लोग अभी पहला एग्जांपल लेते हैं फोर्स का. सही है. फोर्स इज समथिंग यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ, और हम लोग बात करेंगे आर्म फोर्स की नहीं, हम सिर्फ बात करेंगे अभी रिजल्टेंट फोर्स की. आपने अगर ओ लेवल्स इज्जत से किया है तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स was actually equal to mass into acceleration था. ऐसा ही था, यही था ना? आपने यही तो किया था फिर ओ लेवल्स के अंदर. इनफैक्ट दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. ऐसा था. अब जरा इधर देखो, मुझे इसका यूनिट चाहिए, वो भी बिल्कुल बेस फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर.
तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है, ग्राम मत लिख देना, किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड बेस यूनिट। तो इसका हो गया किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग ms-2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं इनके यूनिट्स को, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर s-2। ये बिल्कुल इसका बेस यूनिट बना है हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का। अब आप बोलोगे कि सर न्यूटन कहां चला गया? अब ये सीधी सी बात है, मैं बोलूं कि यार हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो हो रही है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जाहिर सी बात है इस चीज को बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है, तकलीफ हो रही है। तो इसकी जगह पे वी यूज द वर्ड न्यूटन्स। इज दैट क्लियर? अब ये याद रखना कि हमारे पास न्यूटन लिखा होगा तो इसका टेक्निकली मतलब ही ये होता है किलोग्राम ms-2। इज दैट क्लियर? समझ गए? प्लीज टेल मी बेटे एट द एंड। सही है? वालेकुम सलाम बेटे। इतने आराम आराम से, इतना लेट कमर्स इज ऑलवेज। सही है? ये हो गया? एक मिनट मुझे देखने दो। हाँ चल रही, रिकॉर्डिंग में भी आ गया आप लोगों का लेट कमिंग का। सही है? यहां तक पहुंच गए। अब हम लोग एक और बात कर लेते हैं। चलो प्रेशर की बात करते हैं कि प्रेशर को हम लोग तोड़ते हैं बेस यूनिट्स के अंदर। तो सबसे पहली बात, वैसे हमें पता है कि प्रेशर हम लोग मेजर किस में करते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ओ लेवल्स में किस में मेजर कर रहे होते थे? पैस्कल्स में कर रहे होते थे। लेकिन पैस्कल इज नॉट दी बेस यूनिट। हम लोग बेस यूनिट्स में तोड़ते हैं यूनिट्स को, ठीक है। अब सबसे पहली चीज है लेट्स वर्क आउट प्रेशर। हमेशा जब भी आपको किसी के बेस यूनिट्स खोलने होंगे तो एटलीस्ट कोई ना कोई एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। प्रेशर किसके बराबर होता था? फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसा ही होता था। तो हमारे पास हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। अब बेटे फोर्स को तो हम लोग पहले ही खोल चुके थे ऊपर, ये हमने ऊपर ही खोला हुआ है। ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर खोला हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा किलोग्राम ms-2, क्योंकि मेरे पास फोर्स ऊपर ही मैं खोल कर आया था इसको। और एरिया टेक्निकली हमारे पास लेंथ का स्क्वायर्ड होता है। तो एरिया का बेस यूनिट क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास नीचे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसिस यू विल हैव टू सिंप्लीफाई दिस थिंग। तो ये हो जाएगा किलोग्राम आई थिंक ये हो जाएगा m-1 s-2। प्लीज कंफर्म दैट यू आर गेटिंग द सेम यूनिट। बन रहा है या नहीं बन रहा है? सही है? प्लीज कंफर्म। ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मसला हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूं। अगर ये चीज समझ में आ गई तो सबसे पहली चीज है, मैं आपको खुद दे रहा हूं, वर्क डन के यूनिट्स निकालो। हमें पता है कि हम इसको जूल्स बोलते हैं, लेकिन इसके यूनिट खुद तोड़ के मुझे बताओ क्या बनेगा। वर्क डन का कोई एक फॉर्मूला बता दो। क्या होता था वर्क डन? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर आपने परपेंडिकुलर लगा दिया तो उसका मतलब वर्क डन 0 होता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला बनता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। यहां तक पहुंच गए बेटे? इतना तो समझ में आया ना कि वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहली चीज है, मैं इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से ही करता हूं कि फर्स्ट करो मुझे फोर्स का भी नहीं पता था कि यूनिट क्या है। तो भाई फोर्स इटसेल्फ इज इक्वल टू ma होता है। भाई फोर्स इज इक्वल टू ma होता है ना। तो मल्टीप्लाइड बाय d हो गया, mad बन गया, मैड बन गया। अब इसके बाद जो है मुझे बताओ कि हमारे पास मास का यूनिट क्या होता है? यस एट द एंड बेटे, मास का यूनिट क्या होता है? kg। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? आप लोगों में से बताएं। ms-2। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो ये फाइनल यूनिट इसका क्या बना? किलोग्राम मीटर स्क्वायर s-2। इज दैट क्लियर? समझ गए? क्लियर है? अच्छा,
अब मुझे जो है, मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूं, करंट को बेस यूनिट्स में तोड़ो। करंट्स को बेस यूनिट्स में तोड़ो। I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होता है, फॉर्मूला तो है, इसको बेस यूनिट्स में जरा तोड़ने की तो कोशिश करो। बेटे मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप कोशिश कर रहे हो इधर बैठकर, तो इसका मतलब है कि आपने इस टेबल को रट्टा ही नहीं लगाया था। इधर देखो, इधर देखो, ये क्या लिखा हुआ है, बेसिक क्वांटिटीज में हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है। तो बेटे इलेक्ट्रिक करंट को आप फर्दर तोड़ ही नहीं सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन बिकॉज इट इज ऑलरेडी द बेस क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? तो इसमें आप अपनी मेहनत जाया करने वाले थे। तो हमारे पास करंट का तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एम्पियर ही है। एम्पियर हमारे पास बेस यूनिट है, इसको फर्दर आप तोड़ नहीं सकते हो। इज दैट क्लियर? द 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज नीड्स टू बी मेमोराइज्ड बाय हार्ट। सही है? अच्छा जी बेटे, हाँ बेटे एक मिनट। सबसे पहली चीज है कि एक और काम करते हैं। चार्ज की इन्होंने बात की है, बल्कि कूलम्स की इन्होंने बात की है। तो चार्ज को क्या हम लोग तोड़ सकते हैं? इधर देखो, चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आई टी। आपने किया था ओ लेवल्स में, याद है? इसको हम लोग फर्दर तोड़ सकते हैं। भाई कूलम जो खुद होता है वो फर्दर हमें पता है कि जो क्यू है इसका जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, लेकिन करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर बेस यूनिट है, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड्स। तो कूलम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एम्पियर सेकेंड्स। उल्टा नहीं जा सकते हम लोग। बेटे अगर आपने फॉर एग्जाम्पल I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी किया, मुझे एक बात बताओ, सारी फाउंडेशन जो है वो डिपेंड कर रही है बेस क्वांटिटीज पे, तो हम इसको क्यों खोलेंगे हम लोग? मुझे एक बात बताओ ना, व्हाई आर वी गोइंग टू ओपन दिस? क्यों खोलेंगे? हमारे पास इसको तो खोलने की जरूरत ही नहीं है। जब ये बेस फिजिकल क्वांटिटी खुद है तो इसको आप फर्दर कैसे ब्रेक डाउन करोगे? एग्जैक्टली ये देख लो इधर, I इज इक्वल टू क्यू किसके बराबर है? आई टी के बराबर है। यानी एम्पियर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड खुद ही कैंसिल आउट हो गया। आप खोलने की कोशिश भी करोगे, आप दोबारा उधर ही आके खड़े हो जाओगे। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब मेरी बात जरा सुनो, आपको ये वाला जो टेबल है ना, दिस नीड्स टू बी मेमोराइज्ड बाय हार्ट। प्लीज थोड़ी सी देर अपना टाइम लगाओ, इसको फैमिलियराइज करो, क्योंकि इसके बगैर हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। होमोजेनिटी का मतलब ये होता है, सबसे पहली चीज है, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है S = ut + ½ at², एक लिखी हुई है। होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो यूनिट इस टर्म के होंगे वही सेम यूनिट इस पूरे टर्म के भी होंगे, और वही सेम यूनिट इस टर्म के भी होंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब है इक्वेशन होमोजीनियस है। अब सबसे पहली चीज़ है कि होमोजीनियस से हमें क्या फ़ायदा है? देखो, हमेशा याद रखो कि कोई भी इक्वेशन फिजिक्स में अगर बनती है, आपने सपोज करो आपने बैठ के साइंसदान हो, आपने बैठ के कोई इजाद की इक्वेशन, सही है, उसके 2 टेस्ट होते हैं हमेशा। पहला जो नंबर 1 टेस्ट होता है उसको चेक करने का, वो होता है होमोजेनिटी टेस्ट। वंस द होमोजेनिटी टेस्ट इज क्लियर, उसके बाद फिर आप एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पे जाते हो। लेकिन अगर पहला ही टेस्ट फेल हो गया, होमोजेनिटी का ही टेस्ट फेल हो गया, तो इसका मतलब है आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है और उसको साइंटिस्ट को कुछ नहीं आता। इज दैट क्लियर? एटलीस्ट दिस इज हाउ द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स ऑपरेट्स। इक्वेशन नीड्स टू बी होमोजेनियस। लेकिन एक और भी है कि होमोजेनिटी itself does not confirm that the equation is valid. Okay, homogenetically it is valid, लेकिन फर्दर जब तक आप एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई नहीं करोगे तब तक आप इसमें लेबल नहीं लगा सकते हो कि ये सर्टिफाइड हमारे पास इक्वेशन है। इज दैट क्लियर?
लेकिन ये पहला टेस्ट है, अगर पहला ही टेस्ट फेल हो जाए तो उसके बाद फर्दर आगे जाने की जरूरत नहीं होती है। इज दैट क्लियर? अब लेट मी टेल यू हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स। ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि आप सेकंड चैप्टर में जब हम लोग पहुंचेंगे तो वी आर गोइंग टू बी डूइंग इट। लेकिन मैं पहले एक काम करता हूं, रादर देन वर्किंग ऑन दिस फर्स्ट, let me give you something that you are already familiar with. V is equal to U plus AT. अब आप बोलोगे कि सर नहीं हमने तो सर कभी किया ही नहीं है ये वाली चीज़ें। अरे भाई क्या हो गया, आपने ये चीज़ नहीं की थी ओ लेवल्स के अंदर के एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस यू ओवर टी? किया था या नहीं किया था? किया था आपने। तो बेटे मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ इस V को सब्जेक्ट बनाया हुआ है और इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। कैन यू सी दैट? ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैंने जब इसको इस फॉर्म में लिखा तो अब हम लोग इसका चेक करते हैं, होमोजेनिटी टेस्ट करते हैं कि क्या ये वाकई में जो मैंने बात की है वो सही की है। भाई V स्टैंड्स फॉर द फाइनल वेलोसिटी, ऐसे ही होता है, V स्टैंड्स फॉर द फाइनल वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी का यूनिट क्या बनता है? क्या? तो ये हो जाएगा ms माइनस 1, सही है। फिर what does U stands for? आपने ओ लेवल्स में किया था इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी का भी यूनिट हमारे पास क्या होगा? ms माइनस 1, सही है। फिर हमारे पास आ रहा है लास्ट, हमारे पास ये वाला केस आ रहा है AT। तो इसका यूनिट हम लोग बनाते हैं, इधर जरा इधर देखो, इसका यूनिट कैसे बनेगा भाई? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? A का यूनिट क्या होता है? ये होता है ms माइनस 2, यहां तक पहुंचे। और मेरे पास टाइम का यूनिट क्या होता है? s होता है। अब बहुत ही हमारे पास वो खतरनाक सिचुएशन आ गई है कि दो तो हमारे पास जो टर्म्स थे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इनके यूनिट्स तो सेम है। लास्ट टर्म को भी हम लोग देखेंगे कि अगर इसका यूनिट सेम नहीं आता तो ये इक्वेशन बकवास है, यानी आप फ्रॉड पढ़ रहे थे। लेकिन अगर यही यूनिट बन जाता है इसका तो सब कुछ अच्छा है। तो लेट्स ट्राई दिस आउट। ये हो जाएगा ms माइनस 1 इज इक्वल टू ms माइनस 1 एंड फाइनली मेरे पास अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मैथमेटिकली ये हो जाएगा ms माइनस 2 और इसके ऊपर 1 लगा सकते थे और ये हो जाएगा प्लस 1 इधर हो जाएगा इंडाइसिस के रूल के हिसाब से। तो ये वाला भी फाइनल यूनिट हमारे पास बनना है ms माइनस 1 इज इक्वल टू ms ऑन वन साइड प्लस ms माइनस 1, सही है। यानी तीनों के जो यूनिट्स आ रहे हैं, तीनों टर्म्स के यूनिट्स एग्जैक्टली सेम है। अगर एग्जैक्टली सेम है तो दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस, यानी हमारे पास फर्स्ट टेस्ट इसने अपना पास कर लिया है। प्लीज इसको कॉपी कर लो ताकि आपको याद हो जाए। आई वॉन्ट यू गाइज टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन फॉर होमोजेनिटी। लेट मी आइडेंटिफाई ऑल द टर्म्स ओवर हेयर कि ये क्या है, सही है। अब S stands for displacement, U stands for initial velocity, T stands for time, A stands for acceleration, T, बस that's it, यही हमारे पास टर्म्स थे। मैं खोल रहा हूं बेटे। Listen guys, I have identified all the terms over here. You can see कि S को भी मैंने डिफाइन कर दिया है, S क्या है, U क्या है, T क्या है और A क्या है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, रूल के हिसाब से अगर आप होमोजेनिटी टेस्ट कर रहे होते हो तो हमारे पास जैसे इस तरीके के कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं ना, यूनिटलेस कॉन्स्टेंट्स, तो इनको आपको इग्नोर कर देना है इसमें ढूंढने में, ठीक है। तो ये जो हाफ लगा हुआ है, यू विल इग्नोर दैट। अब आप चेक करो कि इज दिस इवन होमोजेनियस या नॉट, करके देखो। आई एम गिविंग यू अ टास्क, डू इट योरसेल्फ, वरना मैं कर दूंगा इसको एंड में। ओके, सो द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी कंफर्म दैट दिस इक्वेशन इज होमोजेनियस। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी बात जरा सुनो। This equation is homogeneous, so this is time for celebration because this is done. अच्छा, अब मैं आपको एक और equation दे रहा हूँ, which is also very similar. Can you prove that this is also homogeneous or not?
करो इसको, प्रूफ करो इसको भी ज़रा प्रूफ करो। अच्छा, इसमें v स्टैंड्स फॉर द फाइनल वेलोसिटी, सब कुछ सेम है, सिर्फ v एक एडिशनल चीज़ है। ये सिचुएशन आ रही होगी आपके पास, कुछ आ रही है ये सिचुएशन, ये भी होमोजीनियस है। लेकिन अब मैं मज़े की बात बताऊं कि दिस इक्वेशन इज़ होमोजीनियसली वैलिड, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि एक्सपेरिमेंटली दिस इक्वेशन इज़ फ्लॉप। ये वाली जो इक्वेशन थी ना, ये वाली होमोजेनेटिकली भी वैलिड है, और अगर इसमें एक्सपेरिमेंटेशन भी करते हैं तो ये वाली काम करती है। ये वाली बिल्कुल करेक्ट है, और ये वाली ऑल्दो होमोजेनेटिकली पास कर रही है टेस्ट, पहला टेस्ट, लेकिन जो दूसरा जो एक्सपेरिमेंट्स का टेस्ट होता है ये पास नहीं कर सकती है इक्वेशन। इज दैट क्लियर? इसमें एक एडिशनल टर्म एडेड था जिसकी वजह से ये फ्लॉप हो चुकी है हमारे पास। वो तो एक्सपेरिमेंट ही बताएगा हमें, लेकिन मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि एक्सपेरिमेंटली ये फ्लॉप है। सो रिमेंबर दिस थिंग, अगर इक्वेशन मेरे पास होमोजीनियस भी है, दैट डज नॉट मीन कि वो 100% वैलिड हो। इज दैट क्लियर? याद है आपने केमिस्ट्री में भी इस तरह की कोई चीज़ की थी, एम्पेरिकल फार्मूला, कि एम्पेरिकल फार्मूला मे नॉट बी द ट्रू फार्मूला। ऐसा ही होता है ना, ये भी ऐसा ही है कुछ। इज दैट क्लियर? समझ गए? I would want you guys to copy this question. Please do it. ये सिखाने वाले questions हैं और इतने आसान भी नहीं है, प्लीज इसको कॉपी कर लो। Let me read this question for you guys. सबसे पहली चीज है, for a temperature close to 0 Kelvin, the specific heat capacity, something that you have already done in your O levels, for a particular solid is given by this expression. हमारे पास ये given है, where T is its thermodynamic temperature, सही है, and A is a constant, okay, एक constant है. What is the unit for A in terms of the base units in SI? ये पास्ट पेपर टाइप क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग कैसे टैकल आउट करेंगे? सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा, पहले बेस यूनिट्स में जाओ। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का बेस यूनिट क्या है, पहले वो चेक करके बताओ। 7 बेस यूनिट्स लिखवाए थे ना, केल्विन, सही है। तो ये मैं आपको बोल रहा था कि इसका जो टेम्परेचर का जो बेस यूनिट होता है वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो केल्विन होता है। इज दैट क्लियर? सो बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। मैंने इसलिए आपको वो पहला टेबल दिया था जो पहला बेस यूनिट्स का टेबल था। इज दैट क्लियर? वो रट्टा लगाना, देयर इज नो अदर वे, प्रोवाइडेड नहीं होगा आपको। खैर, अब सबसे पहली चीज़ है, मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन मैंने इधर लिखी, मुझे इसको सब्जेक्ट बनाना है ताकि मुझे इसके बेस यूनिट्स निकालने हैं। सो ए शुड बी इक्वल टू सी ओवर टी क्यूब लिखा, यहाँ तक आ गए। अब सबसे पहली चीज़ है, मुझे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट निकालने पड़ेंगे, विच इज़ अनदर बिग डील। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट निकालने के लिए आप याद करो कि अगर जैसे मेरे पास पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती थी, वो गिवन होता था 4200 जूल्स पर केजी केल्विन होता था, ऐसे ही होता था। याद है? याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये आपने ओ लेवल्स में किया था आपने। इज दैट क्लियर? तो आपको सिर्फ इसको भी फर्दर और खोल सकते हो, जूल्स को आपको खोलना पड़ेगा, जूल्स को आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा। अब जरा इधर देखो, सबसे पहली चीज है, जूल्स पर केजी केल्विन था इसका यूनिट। मुझे जूल्स को खोलना है, तो जूल्स किसका यूनिट हो सकता है? वर्क डन का भी होता है, एनर्जी का भी होता है, वर्क डन से चले आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर मैं जूल्स को ओपन कर रहा हूं तो मैं इसको फर्दर ओपन करने के लिए मैं इस तरह लिखता हूं कि जूल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, ऐसे ही होता है। यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं, फोर्स इनटू डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय kg केल्विन। kg केल्विन तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको मुझे खोल नहीं सकता मैं, लेकिन फोर्स इनटू डिस्टेंस को मैं ज़रूर एक्सपैंड कर सकता हूँ। फोर्स इनटू डिस्टेंस हमारे पास बनेगा क्या बनेगा, किलोग्राम ms-2 मल्टीप्लाइड बाय मीटर्स डिवाइडेड बाय किलोग्राम और केल्विन। यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो किलोग्राम और किलोग्राम कैंसिल आउट हो गए, और मेरे पास अगर मैं इसको और देखूंगा तो क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर s-2, और केल्विन को अगर ऊपर लेकर आएंगे तो इस पर क्या लगेगी, पावर -1। यहाँ तक पहुँच गए। सब चेक कर लो कि ये यूनिट मैंने सही एक्सपेंड किया है या नहीं किया है। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, हो सकता है मुझे से कोई गलती हो गई हो, देख लो, चेक कर लो इसको। ये यूनिट आपको याद होना चाहिए था अगर आपने ओ लेवल्स किया था। इज दैट क्लियर? सही है? किसी को कोई प्रॉब्लम? सही है? ये बन रहा है, यही बन रहा है हमारे पास। क्या तो क्या लगाता मैं इसमें? बेटे प्यारे बच्चे, जब हमारे पास, जब आपने ओ लेवल्स किया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वाज कोटेड एज जूल्स पर केजी पर केल्विन। आप चेक कर लो, ओ लेवल्स में यही यूनिट होते थे आपके पास। इज दैट क्लियर? और अगर ये भी नहीं आता, चलो ये भी भूल गए हो कि भाई यूनिट याद नहीं है, ओके, यूनिट याद नहीं है तो तब हम डिराइव भी कर सकते हैं। तो देखो, आपको एटलीस्ट ये तो याद होगा कि हीट गिवन वाज एक्चुअली इक्वल टू mc डेल्टा t था ना? तो आप एक काम कर सकते हो, इसकी यूनिट इधर से निकाल सकते हो डायरेक्टली। भाई Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा t लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना? बताओ हाँ या ना? लिख सकते हैं। तो भाई Q क्या था? हीट थी। हीट किसका, हीट का यूनिट क्या होता है? जूल्स। और ये मास है तो मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या होगा? केल्विन। सही है? तो ये C के यूनिट बन गए हमारे पास। इज दैट क्लियर? लेकिन अभी हमारे पास जो टारगेट है वो ये है कि मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मुझे इसके अंदर A के यूनिट बनाना है। इज दैट क्लियर? तो मैंने एटलीस्ट ये कर लिया कि जो C के यूनिट्स थे वो मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ। आपको नज़र आ रहा है ये चीज़? अब इसमें डालें, सब्स्टिट्यूट करें। ज़रा इधर देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इधर देखो, A मस्ट बी इक्वल टू मीटर स्क्वायर s-2 केल्विन -1। अच्छा, T क्यूब लिखा हुआ है तो इसमें क्या लिखेंगे? केल्विन क्यूब। तो ये हो गया केल्विन क्यूब। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो, क्या बनता है? मीटर स्क्वायर s-2 k -1 k -3 लिख सकते हैं इसको। एंड इवेंचुअली जब मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर s-2 k -4। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये आपके पास इसका फाइनल यूनिट बना है A का। सही है? समझ आया या नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये पूरी वर्किंग जो है इसको आप कॉपी कर लो और फिर देखते हैं। प्लीज डू दिस राइट नाउ। भाई ये सवाल है, सबसे पहली चीज है द विस्कस ड्रैग फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड विथ सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट A। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट A इन अ रीजन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको लिखा हुआ dv/dt। मैथमेटिकली ये चीज जरा समझ लो, D जो होता है इट स्टैंड्स फॉर स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज होता है, जो मैथ्स वाले, एड मैथ्स वाले होंगे उनको तो पता ही होगा कि D का क्या मतलब है। ठीक है, ये डेरिवेटिव होता है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये D का सिर्फ मतलब होता है स्मॉल चेंज। तो क्या मैं इसको ऐसे रीड कर सकता हूँ? द वेलोसिटी ग्रेडियंट स्मॉल चेंज इन V ओवर द स्मॉल चेंज इन X। अब ये क्या है? सबसे पहले स्मॉल चेंज इन V का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, एंड स्मॉल चेंज इन X का मतलब है स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? यहाँ तक पहुँच गए? अब जरा इधर देखो, वेयर n is the coefficient of viscosity of the liquid, okay, whatever, hence write the unit for n in terms of the base units in SI। आपको इस पूरे सवाल के अंदर क्या करना है? इसके अंदर इसके आपको बेस यूनिट निकालना है। सही है?
अब ज़रा इधर देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहली चीज़ है, मैं इसको बिल्कुल अलग तरीके से अप्रोच करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले एफ़ को टैकल आउट कर लेते हैं। एफ़ क्या है? फोर्स है। विस्कस ड्रैग जो होती है वो टेक्निकली फोर्स होती है, तो इसकी यूनिट क्या होंगे? किलोग्राम ms-2। इसको तो याद कर लो, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। यहाँ तक पहुँच गए? सही है, यहाँ तक क्लियर है। ए की यूनिट क्या होंगे? कॉन्टैक्ट एरिया है तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। सही है। अच्छा, फिर dv/dx जो है वो हमारे पास क्या होगा? ज़रा इधर देखो, dv होगा ms-1 और dx क्या होगा? मीटर्स। इज दैट क्लियर? सही है, डिस्टेंस होगा। सही है, यहां तक हो गया। अच्छा, फिर ये कह रहा है, ये जब हमने कर लिया तो अब हम लोग जा रहे हैं n की यूनिट निकालने, फाइनल यूनिट n। सही है, इज दैट क्लियर? यहां तक पहुंच गए? तो फिर हमारे पास इसको पहले रीअरेंज करेंगे, तो f इज इक्वल टू दिस कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय a dv/dx। सो देयरफॉर n should be equal to f into dx over a into dv लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब इसके अंदर हम लोग यूनिट्स डालें। ज़रा इधर देखो, f की यूनिट क्या है? किलोग्राम ms-2 मल्टीप्लाइड बाय, अब एक मसला ये है कि चलो ठीक है, dx की यूनिट मैं इधर से भी निकाल सकता हूँ। क्या थे? m थे, तो m हो गया। एरिया की यूनिट क्या है मेरे पास? एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, और dv के यूनिट क्या है? वो ये रहे, यानी ms-1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या बनता है। और ये हो जाएगा किलोग्राम, और फिर हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास m-1 बचा मेरे पास, और ये हो जाएगा s-1। व्हाट डू यू थिंक? यही बन रहा है? चेक करो, वेरीफाई करो, वेरीफाई करो।